बंद हो गए मंदिर के कपाट, शुरू हो गया है सूतक काल। 104 साल बाद अद्भुत संयोग, 4 घंटे तक चांद पर छाया सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। लाल हो जाएगा चांद। हिंदुस्तान देखेगा, पाकिस्तान देखेगा, अफ्रीका देखेगा, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में भी बनेगा संयोग। सूर्य और चांद के बीच आ जाएगी धरती, सुर्ख लाल हो जाएगा चांद। आधी रात को दिखेगा अद्भुत नजारा, 21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण। वैज्ञानिकों के लिए खगोलीय घटना। ज्योतिष कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का खेल। क्या छिपा है आधी रात के ग्रहण में? क्या होगा आप पर इसका असर? ज्योतिष बताएंगे राशियों का हाल। विज्ञान की नजर से देखेंगे चंद्र ग्रहण का संयोग। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो सदी का सबसे बड़ा ग्रहण, साल का दूसरा ग्रहण और सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण और आधी रात को शुक्रवार को लगने वाला एक ग्रहण आपके हमारे जीवन में क्या कुछ लेकर आएगा और खगोलीय लिहाज से देखा जाए तो आखिर यह घटना कितनी दिलचस्प होगी और अंतरिक्ष के कौन से राज खोलेगी, इस पर हम हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे अपनी महा कवरेज में। आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हरलीन कौर, टैरो कार्ड रीडर, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही डॉक्टर एच.एस. रावत, धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर आर.सी. कपूर, वैज्ञानिक, गौहर रजा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, और तोशिका राजौरी, टैरो कार्ड रीडर, हमारे साथ तमाम ये खास मेहमान होंगे। और मैं बता दूं, आपके मन में आज बहुत सारी बातें चल रही होंगी। आखिर ये ग्रहण इतना खास क्यों है? इस ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए और इस ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब आप आज न्यूज़ नेशन पर देखेंगे। आधी रात को चांद सबसे खूबसूरत लाल कलर का आज आपको दिखेगा। चलिए, और हम आपको बता दें कि न्यूज़ नेशन पर ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, जहां पर हम इसके वैज्ञानिक पहलू भी आपके सम्मुख रखेंगे कि आखिर ये ब्लड मून और ये 100 मिनट से भी ज़्यादा तक चलने वाला ग्रहण जो है किस तरह की खगोलीय घटना है। क्योंकि न्यूज़ नेशन आपको बता दें कि अगर हम आस्था का सम्मान करते हैं, आपकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं, धार्मिक पहलुओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं, तो अंधविश्वास फैलाना भी हमारा मकसद कतई नहीं है। हम यहाँ पर इसके वैज्ञानिक तर्क से भी आपको लगातार रूबरू कराएंगे। गौहर रजा हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में आस्था और धर्म का जो महत्व है उसको देखते हुए चंद्र ग्रहण जो है उसको हमेशा हानिकारक की संज्ञा दी गई है। तो क्या ऐसे में ये ग्रहण हानिकारक हो सकता है? इसका आपकी हमारी राशियों पर क्या कुछ प्रभाव होगा? डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर त्रिपाठी, आप बताएं कि ये जो ग्रहण है सदी का सबसे लंबा चलने वाला, ये खराब ही होने वाला है या कुछ मिला जुला असर होगा? कैसा असर होगा? राशिवार आप बताएं, आपने गणना की होगी। देखिए, इसमें जो ये चंद्र ग्रहण है सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है और ये लगभग 3 घंटा 58 मिनट रहेगा। और ये जो मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि पर इनका श्रेष्ठ फल होगा और वृष, कर्क, कन्या और धनु राशि पर इसका फल मध्यम होगा और तुला, मकर और कुंभ राशि पर इसका फल अशुभ होगा। तो मिला जुला करके फल होगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चंद्र ग्रहण का बुरा ही फल होगा, ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण को भारतीय धर्मशास्त्र में या भारतीय धर्म में माना गया है कि आप जब भी कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहण पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। इसमें जो भी आप कार्य करते हैं इसमें आपको वो फल मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो चंद्र ग्रहण को आप चाहें तो उसको अशुभ की दृष्टि से न देख करके शुभ की दृष्टि से देखें, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप अपने बुरे ग्रह को, अशुभ कर्मों को शुभ में कन्वर्ट करते हैं, दान पुण्य करके, कर्म करके कर सकते हैं। इंतजार कर रहे होंगे कि राशिवार वो बैठे होंगे, क्योंकि जो राशियां हैं उसके हिसाब से ग्रहण क्या असर डालने वाला है, जरा उन्हें ये भी बता दें। देखिए, पिन्हास ये जो चंद्र ग्रहण है तो जो मेष राशि वाले जातक हैं इनके लिए सबसे सुख का फलदायी होगा, सुख फल देगा। कारण ये कि जो कर्क राशि में सूर्य, बुध, राहु 4th हाउस में बैठा है, तो यह ग्रहण इनके लिए एक तो मान सम्मान देगा, इनको सुख सुविधा से समृद्धि की चीज़ें देगा, संतान लाभ देगा और इनकी माली हालत अच्छी करेगा। भाग्य से इनके जो काम होंगे अच्छे होंगे, स्वास्थ्य इनका ठीक होगा और एक तरीके से देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये शुभ फलदायी होगा। वहीं वृष राशि वालों के लिए यह मान हानि हो सकती है। अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के इनको सचेत
सचेत रहना चाहिए, नुकसान हो सकता है, इससे इनको बचने की ज़रूरत है। और इनके एकादश भाव में जो मंगल है, चूँकि साथ में जहाँ ग्रहण है इनका केतु चंद्रमा मंगल होने के नाते इनकी मान हानि हो सकती है, तो अपने चीज़ों को लेकर के थोड़ा इनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, एक तो इनको अपने मन की स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, इमोशन लेवल पर कंट्रोल करना है। इनको मानसिक तनाव मिल सकता है, तो कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इनको मानसिक तनाव मिले या कार्य तनाव में रहें, तो अपने को थोड़ा सा सोच समझ करके रहना है, इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपको महिलाओं से थोड़ा सचेत रहना है। आपकी अपनी जो बेस्ट आप है, पत्नी से पीड़ा मिल सकती है, तो अगर पत्नी से संबंध आप अच्छा रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। और मध्यम मार्ग अपनाना बहुत अच्छा रहेगा और वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखें कि पत्नी से किसी बात को लेकर के विवाद ना हो, तो अपने सेहत को लेकर के इन सब चीज़ों को लेकर सावधानी बरतना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, इनके लिए यह ग्रहण बहुत ही अच्छा। एक तो इनको सुख सुविधा से संबंधित चीज़ें बढ़ेगी, इनको सुख देने वाला है, गाड़ी खरीद सकते हैं, माता पिता का सुख मिलेगा। जो भी ये सुख समृद्धि से संबंधित चीज़ों की योजना बना रहे हैं उसमें इनको लाभ मिलेगा, इनके लिए फेवरेबल रहेगा, इनके लिए अनुकूल रहेगा। और इनकी जो महत्वाकांक्षाएं योजनाएं हैं सफल होगी, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वहीं जहाँ कन्या राशि वाले जातक हैं, उनको यह ग्रहण जो है थोड़ा मानसिक तनाव दे सकता है, इनको कई तरह की परेशानियां हो सकती है, चिंता हो सकता है। तो कोई इस तरह का व्यवहार या आचरण न करे जो ये परेशानी में पड़े, तो अपने सोच को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। संततियों के टेरिटरी में दखलंदाजी न करें, जो इसमें विजन है, आइडिया है, थोड़ा कारोबार को सोच समझ के करें, शुरू न करें, वो ज़्यादा अच्छा रहे तो दिक्कत आ सकती है इनको। और वहीं जहाँ तुला राशि वाले जातक हैं, तुला राशि वाले जातक को थोड़ा मानसिक तनाव मिल सकता है, इनको व्यथा हो सकती है और कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर ये व्यापार करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार की रोजी रोजगार में कार्य करना चाहते हैं तो उससे इनको बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। माता के सेहत को लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पिता से किसी प्रकार का अनबन न करें और बिना राय लिए कोई कार्य न करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो वृश्चिक राशि वाले जातक है, इनको ये ध्यान रखना है कि ये पूरा इनके लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी है। इनके लिए धन धान की स्थिति अच्छी होगी, घर बनवा सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, इनका रुका हुआ धन मिलेगा, तो इनको बड़े पैमाने पर धन प्राप्ति का योग बन रहा है, तो इनके लिए धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई नया व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं जहाँ धनु राशि वाले जातक हैं, इनके लिए थोड़ा सा इनको क्षति हो सकता है, तो इनको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी को कोई इस तरह के न बोले जो दूसरे को कष्ट पहुँचे, या कोई ऐसा कार्य न करे जो इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, शत्रु अजात शत्रु पैदा करे, अपना अज्ञात शत्रु पैदा, इससे बचना है। हिडन शत्रु की संख्या में इनकी वृद्धि होगी। और इनका 8वें में जो राहु सूर्य बुध है, तो इनको ध्यान रखना है, यात्रा वगैरह से भी बचना है। और परिवार में कोई नए कार्य न करें, बेवजह वाद विवाद करने से इनको बचना चाहिए। जी, और मकर राशि में तो ये ग्रहण लग ही रहा है, तो उनके लिए कुछ ज्यादा सावधानी बरतने की। मकर राशि वाले जहाँ हैं, उनके चूंकि केतु चंद्रमा मंगल लग्न में है और उनकी राशि पर ही ग्रहण लग रहा है, तो उनको ध्यान रखना है कि अकारण किसी से द्वेष न लें, अपने मन को शांत रखें। और इनकी मानसिक उद्विग्नता बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अगर कोई नया व्यापार करेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, तो सोच समझ करके कार्य करने की जरूरत है। चूंकि वही केतु चंद्रमा मंगल, तो इनको दुर्घटना इत्यादि से भी बचना चाहिए, द्रुत गति की गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, बीपी इत्यादि के रोग से भी इनको बचना चाहिए और बेवजह कहीं पंगा न ले, इनके लिए अच्छा रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए और घर में कोई ऐसा कार्य न करें या समाज में जिससे इनको परेशानियों का सामना करना पड़े, तो इनको विशेष सचेत रहने की जरूरत है। और इनको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि इनको उपाय क्या करना चाहिए कि इनको हनुमान जी की पूजा करें। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वा, अगर इस मंत्र का जप करते हैं 3 माला, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। सावधानी निश्चित रूप से बरतनी चाहिए इनको। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, इनके लिए तो समाचार, इनके लिए जो है ये हानि का समाचार होगा, हानि हो सकती है, दिक्कतें आ सकती है, तो इनको थोड़ा सा सोच समझ करके व्यापार करें। कहीं पूंजी निवेश करते हैं तो अज्ञात व्यक्ति से ना करें, कोई डील ना करें, पैसे डूबने की संभावना इनकी ज़्यादा बन रही है, तो इनको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। और वहीं जो मीन राशि वाले जातक हैं, तो मीन राशि वाले जातक नया व्यापार कर सकते हैं, इनको लाभ मिलेगा, संतान से इनको सुख मिलेगा और नए कार्य की योजना बना तो उसमें इनको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। इनकी जो स्थिति होगी तो उत्तरोत्तर सुदृढ़ होगी, मान सम्मान मिलेगा, देश विदेश की यात्रा होगी और संततियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरीके से जो जितने भी जातक हैं अपने राशि के स्वामी के हिसाब से अगर वो अन्नदान करें या वस्त्र दान करें या गरीबों को भोजन करावें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सबको ग्रहण काल में क्या करना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, इनके लिए बेहतर रहेगा। तो राशि के हिसाब से आपको क्या करना है यह आपने समझ लिया, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें इस ग्रहण को
तो विज्ञान क्या कहता है? गौहर रजा हमारे साथ हैं। गौहर रजा, आज का दिन, आज की रात, आधी रात जब ये ग्रहण लग रहा है, कितना खास है और विज्ञान के दृष्टिकोण से इसे कैसे समझे? विज्ञान की दृष्टिकोण से मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, और इस साइंस की जड़ें हमारे यहाँ आर्यभट्ट से लेकर के और आज के जो साइंटिस्ट हैं वहाँ तक जाती हैं। और वो ये कह रहा है कि ये एक सामान्य भूगोलिक घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक है, इसका कोई लेना देना इंसान की ज़िंदगी से सीधे तौर पे नहीं है, सिवाय इसके कि हम इसको देख करके खुश हो सकते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा होता है, और ये वाला नज़ारा जो होने जा रहा है ये इस सदी में इतना बड़ा पहली बार हो रहा है और आखिरी बार हो रहा है। इस सदी में ये फिर से नहीं होगा इतनी देर के लिए। दूसरी चीज़, इसी वक्त हमारा मार्स जो है वो भी एक लाइन में है, और ये घटना अगर दोनों को मिला लें हम कि ज़मीन, चाँद, सूरज और मार्स, ये तीनों एक लाइन में हैं, ये 25,000 साल बाद होगा शायद आगे आने वाले वक्तों में जी। ये जानकारियां जो हैं ये हमारे बच्चों तक, अगली नस्लों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले पंडित जी बता रहे थे कि कई राशियों के बारे में बताया उन्होंने कि इससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मकर राशि के बारे में ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि पंगा नहीं लेना चाहिए बिला वजह। तो क्या और राशि वालों को सबको पंगा लेना चाहिए, और वो भी बिला वजह? मुझे लगता है कि पंगा तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, आप किसी भी राशि से हो। अब सवाल ये है कि इसमें हम इसे किस तरह से समझें। हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें। हम इसे विज्ञान की नज़र से अगर देखें तो ये एक ऐसी भूगोलिक घटना है जिसको हमको बहुत समझने की ज़रूरत है जी। जो हमारे पुराने बहुत सारे शास्त्र हैं, और दुनिया में हर जगह इस तरह की राशियाँ मौजूद हैं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हैं। चीन में मौजूद हैं, रोमन सिविलाइजेशन में हुई, ग्रीक सिविलाइजेशन में हुई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हुई, और इनकी जो जड़ें हैं वो जाती हैं कहीं पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जहाँ पहली बार राशियों की सोच इंसान ने डेवलप की। आज हमारी जो राशियों के कैलकुलेशन हैं वो पुराने होने की वजह से धरती की जो ध्रुव है, जो उसकी ध्रुवी है, वो धुरी बदल चुकी है। तो इसलिए जो पुरानी राशियां थीं वो आज काम नहीं करती, पुराने कैलकुलेशंस जो थे वो आज काम नहीं करते। जहाँ पर जो राशि बताई जाती है वो इन सारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, हम चंद्र ग्रहण की कैलकुलेशन और सूर्य ग्रहण की कैलकुलेशन द्वार बांटे की बताया जा रहा है कि राशियों के आधार पर राशि में हो रहा है। हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत बात यही है कि आस्था और विज्ञान यहाँ साथ साथ चलते हैं। आस्था अपनी जगह है, विज्ञान के तर्क अपनी जगह है। तो लेकिन रजा साहब एक चीज बिनाज कि अभी लोग ये सोच रहे हैं कि ये ग्रहण जैसी होगा तो लोग देखने के लिए निकलेंगे। उस वक्त क्या आप वैज्ञानिक जी जी गौहर साहब अपनी बात पूरी करें। मैं ये समझता हूं कि इसको जरूरी ये है कि हमारे बच्चे निकलें, हमारे बड़े निकलें और ये खूबसूरत भूगोलीय घटना को देखें। इसमें ना कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा है, सिर्फ इतना ही है कि ये बहुत खूबसूरत है और इससे हमको अपने सौर मंडल के बारे में समझने को मिलेगा। चलिए दुरावत जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। रजा साहब इनका तो कहना है कि बिल्कुल घर से बाहर निकलिएगा ही नहीं। मैं बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, मुझे संतुष्ट करें। रजा साहब, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन परत होती है और सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है ओजोन परत को डिस्टर्ब करती है। जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय स्थिति क्या होती है, और सूर्य की जो किरणें हैं चंद्रमा के ऊपर आती है और चंद्रमा फिर उनको पृथ्वी को रिफ्लेक्ट करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी को रिफ्लेक्ट करता है तो ओजोन परत पे क्या इफेक्ट होता है, और जो चंद्रमा रेज जो देता है, जो चमकता है, वो कौन सी रेज होती है। फिर हम इसको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल पर कैसे प्रभाव पड़ता है। आप बताइए जरा कौन सी रेज होती है वो। वायुमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ना अलग बात है और इंसान की जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ना अलग बात है। हमारा जो बैलेंस है इन सारी चीज़ों को लेकर के
वो अब से करोड़ों करोड़ करोड़ साल पहले बना था और वो बैलेंस अपनी जगह पे मौजूद है। सर मैंने रेज पूछी है, चंद्रमा कौन सी रेज देता है ओजोन परत को, पृथ्वी को? ऐसा नहीं है कि सूरज ने आज कुछ इस हेल्दी डिबेट तो तभी होगी जब रजा साहब हमारी बातों को क्लियर करेंगे वैज्ञानिक हैं, नहीं तो फिर हेल्दी डिबेट होगी नहीं। ओजोन लेयर बनाने के लिए आपके विश्वास में कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है रावत साहब। नहीं, सवाल ये कि विज्ञान के नजरिए से देख रहे हैं और आप ज्योतिष के नजरिए से। रावत साहब, और मैं कहता हूं धरती चपटी से गोल हो गई, ये भी हमें विज्ञान ने ही बताया है, तो जरा विज्ञान के तर्कों को भी बिल्कुल नहीं, हमारी ज्योतिष ने बताया है, विज्ञान तो डेवलप भी नहीं हुआ था, उससे पहले आर्यभट्ट जी ने हमें बता दिया था। तो आर्यभट्ट कौन थे? ज्योतिषी के वैज्ञानिक? गौर साहब बताएं। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था कि राहु केतु कुछ नहीं होते। हमारा ज्योतिष ये कहता रहा कि राहु केतु होते हैं और वो खा लेते हैं और उसकी वजह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। मैं सवाल तो जवाब रजा साहब का हर बात को दूंगा, लेकिन हम आज ये क्लियर करना चाहते हैं कि कम से कम हमें ये बता दें कि जो चंद्रमा को रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी को रेज, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो कौन सी किरण होती है? अजय गौतम जी, आर्यभट्ट की आधी बात मानेंगे आधी नहीं। राहु केतु नहीं होते ये भी तो कहा था। गौहर साहब का सवाल है, जवाब आप दे दें। मैं गौहर साहब की दुविधा आज से नहीं, पिछले 15 साल से मैं समझता हूँ। गौहर साहब उन वैज्ञानिकों में आते हैं जो रसगुल्ला खा लेते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं, क्योंकि जो शब्द था वो एस्ट्रोलॉजी था। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में से एस्ट्रोनॉमी निकाल दिया और एस्ट्रोलॉजी को अकेले छोड़ दीजिए। पूछ ले डिक्शनरी में पहले शब्द एस्ट्रोलॉजी आया था या एस्ट्रोनॉमी आया था। अब ये कहते हैं ये सेलेक्टिव विजन है, सेलेक्टिव विजन। मैं ये कहता हूं कि आज जिस खगोलीय घटना का विस्तृत विवरण देने गौहर रजा जी बैठे हैं, अगर उसको मात्र खगोलीय घटना माने तो मुझे बता दीजिए उसका मानव जीवन पे फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या है? गौतम उसकी यूटिलिटी क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं आपकी बात। अगर इसका प्रभाव देखना है ना सर, इसका 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई, 5 प्रदेश से होकर जाती है। उस 2525 किलोमीटर गंगा के किनारे आपको 25 करोड़ लोग आज दिखाई दे जाएंगे, और जो इसको समझ रहे हैं कि मात्र पिकनिक 125 करोड़ में से कितने लोग ऐसे हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आज अपने काम से निकलेंगे घर के बाहर, आप मना करेंगे उसके बाद रात को 1 बजे कौन काम से निकलेगा सर? नहीं, हम लोग भी काम पे बैठे होंगे, दुनिया को बैठ के दिखाएंगे ये चंद्र ग्रहण। वो सारे लेबोरेटरी वाले जो सारे जो तमाम जो हैं, मुझे लगता है शिव तांडव सभी ने पढ़ा होगा, और उसका जो पहला जो श्लोक आता है कि जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। भगवान शिव की बात होती है, तो भगवान शिव जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया। जब तक हम चंद्रमा, सूर्य को, मंगल को मात्र खगोल एक पिंड मानेंगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। जब हम उन्हें देवता मानेंगे, जब तक हम उनके अंदर एक जीव मानेंगे, जब तक ये मानेंगे कि इन ग्रहों का हमारे जीवन में सीधा संबंध है, तब आपको समझ में आएगा इस ग्रहण का और ग्रहण में छुपे हुए हरण का मतलब क्या होता है। दोनों के संबंधों को मैं ये बता दूं कि जब डॉक्टर जो लाचार हो जाता है, इलाज नहीं कर पाता हो, तो कहता है दुआ कीजिए, और जब बड़े बड़े पंडित भी बीमार होते हैं तो अस्पताल की ओर ही रुख करते हैं। ये विज्ञान और ये आस्था साथ साथ ही चलती है। तो आधी रात का ग्रहण, और इस ग्रहण को देखने के लिए आज दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि ये ग्रहण जैसे ही होगा तो वो इस अद्भुत दृश्य को देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ज्योतिषाचार्य ये कह रहे हैं कि इस ग्रहण को देखें या नहीं देखें, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ विज्ञान का कहना है, यानी वैज्ञानिक जो हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कि आप आनंद लीजिए इस अद्भुत नज़ारे का। और इस बीच हमारे साथ कुछ टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं जो ये बताएंगे कि कार्ड्स के जरिए आपके भविष्य का फैसला क्या हो रहा है, यानी कि आज रात के बाद क्या कुछ बदल जाएगा या नहीं बदलेगा। ये हमारे साथ जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं वो बता रहे हैं। तोशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तोशिका, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? इस ग्रहण से आम जीवन पर, आम लोगों पर कुछ असर हो रहा है क्या? कुछ बदल जाएगा क्या आज से? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, अगर ध्यान से देखूँ तो देखिए लोगों के इमोशंस के लिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो क्लियरली दिखाता है कि आपके मूड स्विंग्स जो हैं
इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज़्यादा लोगों के मन पे पड़ेगा। मन पे इसीलिए क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्रमा मन का, आपके इमोशंस का ही कारक होता है। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो भी पद प्रतिष्ठा थोड़ा डीफेम के योग होंगे। कोई भी पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि मन मुटाव और ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी फेमस पर्सनालिटी की हेल्थ में गिरावट आएगी, ऐसे भी टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। थोड़ा सा चोट और दुर्घटनाओं से बचने की ज़रूरत है क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती हैं। अभी जैसे कि आप ही ने न्यूज़ में कहा था कि गाजियाबाद में एक 5 इमारता बिल्डिंग गिर गई है। तो जब भी ग्रहण आता है, ग्रहण आने से पहले और ग्रहण के बाद वो अपना असर ज़रूर दिखाता है और ये लगभग कम से कम 1 महीने तक तो ये असर रहेगा। ये चीज़ मुझे लगती है। साथ साथ तो अगले 30 दिन सावधान रहें, ऐसा ज्योतिषाचार्य कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन विज्ञान कहता है अपने घर से बाहर निकलिए। सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है और इतनी खूबसूरत खगोलीय घटना जहां पर मंगल, पृथ्वी, चांद जो हैं एक ही लाइन में आए और चांद अपनी लालिमा के साथ इतना खूबसूरत दिखे, ऐसा कम ही होगा। तो अगर बादलों की ओट में चांद छिपा नहीं है तो ज़रूर इस खगोलीय घटना का आनंद लें। लेकिन तोशिका, अब दर्शक जो हैं, जिनकी आस्था है, जो मानते हैं कि ग्रहण उनके लिए हानिकारक होगा, तो उनको राशिवर बता दें कि टैरो कार्ड क्या कुछ कहते हैं उनके लिए। ज़रूर पेनाज, अगर एरीज वालों की बात करें तो एरीज वालों के लिए जो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपको हार्डवर्क थोड़ा करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि आपके डिसीजन जो है वो यहाँ पे थोड़े बहुत डगमगा सकते हैं, बट हार्डवर्क करने के बाद फाइनेंशियली फ़ायदा होगा। हेल्थ में मुझे लगता है थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मंगल जो आपके राशि के लॉर्ड है, मंगल का आप दान कीजिए, गुड़ का दान करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियल फायदा होगा, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना फायदा मुझे यहाँ पे वृषभ राशि वालों को मिलता हुआ यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। साथ साथ ये भी बोलूंगी कि अपने कॉलर बोन्स का और अपने मूड स्विंग्स का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि वाणी की वजह से इनको डीफेम मिल सकता है। वाणी की वजह से ऐसा हो सकता है कि इनको दिक्कत है। ट्रैवलिंग ट्रिप्स बहुत बढ़ेंगे। इनको करना क्या है, इनको शुक्र से रिलेटेड दान करना है। सफ़ेद चीज़ों का अगर ये दान करेंगे ग्रहण के बाद तो बहुत उत्तम रिजल्ट्स मुझे लगते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेमिनाई वालों के बारे में। देखिए, जेमिनाई वालों के लिए अगर मैं देखूँ, इमोशनली मुझे टाइम ऐसा लगता है कि जिसको भी लाइक करेंगे, जिसको भी आप प्रपोज करने जा रहे होंगे, वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे। कोई पुराना व्यक्ति, कोई भी दुश्मन, यानी आपका खुद का कोई भी एनिमी आपके सामने आ सकता है इस समय पे। थोड़ा सा दुर्घटनाओं से जेमिनी वालों को बचना चाहिए और गहरे पानी से और अंधेरे से थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। ट्रैवलिंग ट्रिप्स मुझे इनके लगते हैं थोड़े से, बट थोड़ा सा सावधानी बरते। अब इन्हें उपाय क्या करना है, ऐसे लोग अगर ओम नमः शिवाय का जाप करें तो इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव ही होते हैं और चंद्रदेव को ही प्रसन्न करने की यहाँ पे बात हो रही है। कर्क राशि वाले जो हैं उनके पार्टनर्स, यानी जो भी उनके चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर से थोड़ी पटेगी नहीं, थोड़े से मिसकम्युनिकेशन की दिक्कतें मुझे यहाँ पे लगती है। लेकिन पार्टनर के जरिए फ़ायदा होगा, ऐसा मैं ज़रूर यहाँ पे बोल सकती हूँ। साथ ही साथ ये भी बोलूँगी थोड़ा सा अपने हड्डियों का और कार्डियो, अगर कार्डियो से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको जो उपाय करना है, ऐसे लोगों को सिंपल उपाय करना है कि ओम चम चंद्रमा से नमा का जाप करें, और अगर चंद्रमा का जो भी तांत्रिक मंत्र है उसका जितना ज़्यादा चांट करेंगे चंद्रग्रहण के समय पे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लियो साइन यानी सिंह राशि वालों। देखिए, सिंह राशि वालों बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया आपके लिए। यहाँ पे कार्ड ही एक्चुअली सन का आ गया है। ये यहाँ पे दिखाता है कि सिंह राशि वालों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उनके इन्हांसमेंट होगी करियर में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि सिंह राशि वालों आप थोड़ा डुअलिटी में रहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर इतनी उत्तेजना, इतनी ज़्यादा पावर होगी कि आप कुछ बुरा बोल देंगे या आपसे कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाएगी जिसकी वजह से बदनामी तक हो सकती है। ट्रैवलिंग ट्रिप्स आपके बढ़ेंगे और अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं सिंह राशि वालों तो इस समय आप ज़रूर ले सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है, सूर्यदेव की उपासना कीजिए, उन्हें नियमित रूप से जल चढ़ाइए।
आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि वालों के लिए देख लेते हैं। कन्या राशि वालों के अगर मैं कार्ड्स बोलूं तो आपकी शादी के योग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैरिज प्रपोजल्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती है कि आपके मैरिज प्रपोजल्स आपको आएंगे, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, उधेड़-बुन में रहेंगे कि मैं लेफ्ट जाऊँ कि मैं राइट जाऊँ। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जीज़ को काम कीजिए। ठंडा पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगे ग्रहण के बाद, ये लगभग 1 महीने तक, और चांदी का सेवन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि थोड़े इंसेक्ट बाइट से बचिए, थोड़ी इन्फेक्शन मुझे लगता है आपको हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि वालों के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों, अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो मुझे आप पहले ही बैलेंस राशि हैं और इस समय मुझे आप थोड़े बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप बहुत ही एप्रोप्रिएट मैनर में डील करेंगे यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से रखिए वो पूरी ना हो पाए। यहाँ पे आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, आपके पिता के समान जो भी इंसान है, उनकी सेहत का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिए। हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत समझ आ जाए, कोई कार्डियो से रिलेटेड दिक्कत मुझे यहाँ पे रखती है। आपने करना क्या है लिब्रेंस, आपने सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही ग्रहण काल खत्म हो, आपने चंद्रमा देव की तो उपासना करनी है ग्रहण के समय, पर ग्रहण काल खत्म होते ही समय आपने खीर का दान करना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन असर देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों आपके बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए गोल्डन पीरियड का टाइम मुझे यहाँ पे लगता है। गोल्डन पीरियड क्यों? यहाँ पे ये ज़रूर लगता है कि आप थोड़ा सा धोखाधड़ी के मामले में, हो सकता है आप धोखे में आ जाए, किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, लेकिन वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। वर्ल्ड का कार्ड यही शो करता है कि आपकी ट्रैवलिंग ट्रिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप खुद ड्राइव कम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनको भूमि या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपके बच्चों से रिलेशन जो है वो आपके बहुत ही ज़्यादा मधुर होंगे। फाइनेंशियल गेन अनएक्सपेक्टेड वे में आपको होगा, ऐसा मुझे लगता है। मंगल का दान कीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आगे अब मैं बात करूं अगर, तो सैजिटेरियस राशि के बारे में बात कर लेते हैं। सैजिटेरियस राशि आपके लिए कैसा जाएगा? भाई आपको नज़र लग सकती है इस ग्रहण के समय में, आप बहुत ही ज़्यादा उधेड़ बुन में रहेंगे चीज़ों को लेके। वैसे भी जुपिटर की राशि है और यहाँ पे ये सिचुएशन लगती है अपनी नॉलेज का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़ी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, हो सकता है आपका वो पैसा फंस जाए यहाँ पे। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप अपनी सीक्रेट्स, अपनी बातें, अपने दिल का हाल किससे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल तोशिका, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद जो बची हुई राशियां हैं उनकी बात करेंगे और खासतौर से मकर राशि में ग्रहण लग रहा है तो उस पर क्या कुछ असर डालेगा, टैरो के हिसाब से क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, वो भी जानेंगे। तो लग रहा है सदी का सबसे लंबा ग्रहण, और ये चांद जो है न सिर्फ इस पर ग्रहण लग रहा है बल्कि ये ब्लड मून भी है। तो आपकी हमारी ज़िंदगी पर क्या कुछ असर डालेगा ज्योतिष के लिहाज से, ये हम आपको बता रहे थे। इसके वैज्ञानिक पहलू को भी आपके सम्मुख रखेंगे, लेकिन तोशिका अभी हमें तमाम राशियों के बारे में बता चुकी हैं। तोशिका, धनु राशि तक आपने बताया था, मकर, मीन और कुंभ राशि के लोगों के लिए आपके कार्ड क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, सैजिटेरियस वालों को उपाय क्या करना है ये रह गया था। अगर ग्रहण के बाद आप केलों का दान करते हैं और हल्दी के पानी से नहाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में यहीं पर ग्रहण लग रहा है। मकर राशि वालों, पानी से आप थोड़ा सा बचिए। ये हो सकता है कि आप जो भी जॉब सेक्टर में आपकी दिक्कत आती हुई मुझे नज़र आ रही है, आपको ये चीज़ लगेगा आपके काम जो है वो बहुत धीरे धीरे हो रहे हैं, बहुत ही स्लो पेशेंस में हो रहे हैं। बट उसी के साथ साथ एज ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आया और एज ऑफ वॉन्ड का कार्ड शो करता है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा वाहन से रिलेटेड, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। पॉसिबिलिटी है कि उसमें थोड़ी खराबी के चांसेस हैं। और कोल्ड कफ से बचिए। आपको उपाय क्या करना है, क्योंकि आप ही की राशि में लग रहा है चंद्रग्रहण, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको शनि का उपाय करना है, आपको छाया दान करना है जैसे कि ग्रहण खत्म हो। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये चंद्रग्रहण क्या लाएगा? कुंभ राशि वालों, अपने मूड स्विंग्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। वैसे भी वाटर एलिमेंट आप में ऑलरेडी होता है। फैमिली से रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो क्लोज रिलेशनशिप मधुर हो सकते हैं अगर आप अपने मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा कंट्रोल पा लें।
बहुत ही लंबे समय से अगर कोई इलाज कराना चाह रहे हैं तो ये सही वक्त है, इलाज करा लीजिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। करियर फ्रंट पे बात करूं तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बेटर भी हो सकता है, वो इट विल बी अ न्यूट्रल ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड हो सकता है आपको कोई खुशखबरी मिले। आपको उपाय क्या करना है, आपको सिंपल सा उपाय करना है, शनिदेव का स्तोत्र पढ़ना है, आपको शनिदेव की उपासना करनी है आपने, और शनि मंदिर जाके दर्शन करने हैं ग्रहण के बाद। आखिरी राशि के बारे में बात करते हैं जो है मीन राशि वालों। मीन राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा? मीन राशि वालों आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड आ गया जो बताता है कि मीन राशि वालों आपके ट्रैवलिंग ट्रिप्स बनेंगे, कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी मुझे चांसेस लगते हैं, प्रॉपर्टी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपका। लेकिन पार्टनर से अनबन लगती है, और अगर आपका कोई भी संतान है तो संतान की सेहत को लेकर आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। फाइनेंशियल गेन भी आपको लगेंगे, थोड़ा सा अपनी डोमिनेशन को कम कीजिए, आप में ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस ग्रहण की वजह से। आपको उपाय क्या करना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको चने की दाल, जी हाँ पीली चने की दाल आपने भगवान विष्णु के चरणों में रख देनी है इस ग्रहण के बाद। ठीक है, तोशिका पर रहिए हमारे साथ। गौर रजा हमारे साथ मौजूद है। गौर रजा साहब, ये तो देखिए हमने ज्योतिष के हिसाब से और कार्ड के हिसाब से, टैरो कार्ड के हिसाब से बताया है अपने दर्शकों को कि उनको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आप विज्ञान के हिसाब से बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बात उससे पहले मैं ये कह दूं कि मैं काउंट करने की कोशिश कर रहा था कि दोनों जो बता रहे हैं उनमें कौन सी राशि में कितनी गड़बड़ एक दूसरे के खिलाफ बता रहे हैं, यानी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो अभी टैरो कार्ड में बताया और उससे पहले ज्योतिष में बताया। मुझे नहीं मालूम कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, क्योंकि मैं दोनों को ही गलत मानता हूँ। दुनिया में जितनी भी स्टडीज़ की गई हैं उनमें से आज तक कोई भी स्टडी ये साबित नहीं कर पाई कि राशि का पैदा होने का, किस वक्त आप पैदा हुए, कौन सी तारीख को पैदा हुए, कौन सी राशि में पैदा हुए, इसका कोई भी असर आपके ऊपर पड़ता है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि किसी भी ग्रह का कोई भी असर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है, उसकी नौकरी पे पड़ता है, उसकी तबीयत पे पड़ता है, या घर गिरने पे पड़ता है। जब हम ये कहते हैं कि आपदा आती है और वो इस वजह से आती है कि ग्रहण पड़ रहा है, तो फिर हम ये कह रहे होते हैं कि बेईमानी करने दो जिन लोगों ने बेईमानी की, सीमेंट में बालू मिला लेने दो उनको, असल में तो गिर रही है उसकी वजह से कि ग्रहण पड़ गया है, ये परेशानी है। वो मैं समझती हूँ कि विज्ञान का नहीं, एक सेकंड, मैं समझती हूँ कि विज्ञान का अपना परसेप्शन है। आपने ये चीज बोला, आपने ये चीज बोला कि दोनों की जो कॉन्सेप्ट है उसमें, दोनों की जो प्रिडिक्शन है उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? क्योंकि आप बात तो सुनिए, जब मैंने आपने बोला कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैं उसी डिफरेंस के उसी के ऊपर आपको जवाब दे रही हूँ। अब आपको बात नहीं बोलनी चाहिए, आपको मुंह भी नहीं खोलना। आपने कहा कि इस ग्रहण के साथ प्राकृतिक आपदाओं का लिंक नहीं है। आप बताइए विज्ञान के हिसाब से प्राकृतिक आपदाएं कैसे आती हैं, आप बताइए। उन्हें अपनी आवाज बहुत पसंद हो। नहीं, गौर रजा साहब, चलो इसके साथ नहीं है लिंक ग्रहण के साथ, विज्ञान के अनुसार ये प्राकृतिक आपदाएं कब आती हैं? प्राकृतिक आपदाएं 365 दिन आती है, तो उसमें क्या हर बार हर दिन ग्रहण लगा रहता है? गौर रजा साहब जरा एच.एस. रावत जी की बात का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? प्राकृतिक आपदाएं इसलिए आती हैं कि वो प्रकृति का पार्ट हैं, वो एक हिस्सा है और उनकी एक प्रोबेबिलिटी। रजा साहब पहले अध्ययन कर लीजिए एस्ट्रोनॉमी को, और उसके बाद आप बताइए। हम यहाँ 4-4 महीने पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं ये चीजें होंगी। कल क्या होगा? कल क्या होगा? आप जब धर्म की बात आती है आप हमें रोक देती है। इनसे मैं प्रश्न पूछूंगा, बात नहीं करने दे रही। इसका मतलब आप विज्ञान को ऊपर रखना चाहते हैं। आप क्यों नहीं मेरी बात का जवाब दे रहे? मेरी बात का मैंने इनसे ये पूछा कौन सी रह जाती है, आपने मेरे को रोक दिया। मैं आपसे इनसे पूछा कि वैज्ञानिक घटनाएं क्यों होती हैं, आप मेरे को रोकने पर लगी हुई हैं। आप चाहते हो कि हम लोग ये धर्म का सब नाश हो जाए? क्यों रोक रही मेरे को? बात करने दीजिए ना इनसे, ये बताएं कि वैज्ञानिक घटनाएं क्यों होती हैं, बताइए आप। रावत साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। 12 से 4 कौन सी प्राकृतिक आपदा आएगी आज?
आप अपनी प्रेडिक्शन तैयार नहीं, रखिएगा। उन्होंने तो बोल दिया, हमारी तो बात गलत हो गई। गौर साहब की बात गलत हो गई। मैं गौर साहब से भी पूछ रही हूँ, गौर साहब आप भी इनकी बात क्या तरीका हो गया? देखिए मतलब जहाँ भी आप बात करोगे बिल्कुल भी नहीं बेकार है। अभी ये बताइए, हमने अभी पंचांग के अंदर दोनों पहलुओं का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पर पंचांग में एक साल पहले की हमने अभी भी सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की प्रेडिक्शन कर रखी है। आप पंचांग उठा के देखिए, उसी टाइम पे ग्रहण होगा। ये बताइए आप। ये तो गौर रजा साहब, क्या विज्ञान नहीं बता सकता आने वाले ग्रहण के बारे में? एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ पंचांग पर ही हमें निर्भर रहना होगा? आने वाले ग्रहणों के बारे में क्या विज्ञान नहीं बता सकता? एक मिनट रावत साहब, मुझे मैंने सवाल उनसे पूछा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें ये तो कह रहे हैं सिर्फ पंचांग की प्रेडिक्शन करता है। आपका मौसम विभाग फेल हो जाता है। कितनी बार आपने अभी 3 दिन का कैलेंडर के लिए बोला था, आया क्या? लेकिन नहीं, रावत साहब, चलिए तो आप बता दीजिए अगले 3 दिन क्या होगा? आप क्या बारिश का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? चलिए आप कह रहे हैं बारिश का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आप बता दीजिए ना, आप मुझे कल के लिए कोई एक ऐसा ठोस प्रेडिक्शन दे दीजिए जिससे आपकी बात को मानते हैं। पंचांगों में हमने 2 साल पहले की प्रेडिक्शन कर रखी है पंचांगों में। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, पंचांग बहुत अच्छे हैं। गौर साहब जरा ये बता दीजिए कि पंचांग में क्या प्रेडिक्शन हो सकती है? जवाब ले लूं? अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब ले लूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं जवाब ले लूं। एचएस रावत साहब पूछिए। गौर साहब ये कह रहे हैं पंचांग प्रेडिक्शन कर देता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की, विज्ञान नहीं कर सकता क्या? जरा दर्शकों को इस भ्रम में ना रहे, क्या विज्ञान नहीं बता सकता आने वाले 10 साल में कब कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब कब सूर्य ग्रहण लगेगा? जो हैं सिर्फ पंचांग बता सकता है क्या? पंचांग के प्रिडिक्शंस उतने प्रिसाइज नहीं हो सकते जितने ज्यादा प्रिसाइज आज हमारे इंस्ट्रूमेंट्स दे सकते हैं जो साइंटिफिक आधार पे हैं। पंचांग को ये नहीं मालूम है कि उसका इंक्लिनेशन जो होता है वो 5 डिग्री है हमारी इक्वेटर के साथ। पंचांग को ये नहीं हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत है, आज से नहीं है, हजारों वर्ष पहले के हमारे ग्रंथ बने हुए हैं। को ये नहीं मालूम है। करते हैं गौर साहब की कुछ प्रेडिक्शन देखिए। ठीक है, आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। पर आप लोग भी तो 100% प्रेडिक्शन नहीं बताते। देखिए, हम आस्था का भी सम्मान करते हैं लेकिन अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। हम आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते। और हम वही चलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप तमाम ज्योतिषाचार्य बैठे हुए हैं, आप लोगों की बात में अगर इतना ही दम है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे बता दीजिए ना कि जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा और चंद्र ग्रहण खत्म होगा, ऐसी कोई एक ठोस प्रेडिक्शन बता दीजिए कि तो होगा ही होगा। आप कहते हैं ना भूकंप आता है, भूकंप आएगा क्या? स्टैटिकल डिटेल से बात कर लें। स्टैटिकल डिटेल से अकॉर्डिंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको गौहर रजा साहब रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी 80% जो चीजें हैं ना, वार्निंग जो होती हैं, वो सब खुश हो जाती हैं। ये कहते हैं कि आज बहुत तेजी से बारिश आएगी, उस दिन एक बूंद नहीं पड़ता। ये कहते हैं इससे खेत में बाढ़ आ जाएगी, वहां सूखा पड़ जाता है। बहस कहीं खत्म होने वाली है और यही खूबसूरती भी है कि आस्था और विज्ञान साथ साथ चलें, एक दूसरे के पूरक बने। विवादों से ही कुछ नया ज्ञान मिलता है। हरलीन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। हरलीन जी, आपकी प्रेडिक्शन क्या कुछ कहती है इस चंद्र ग्रहण को लेकर? और अगर हम राशिवार बात करें तो मैं एज अ एनर्जी हीलर कहती हूँ कि राशि भी देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, बट एनर्जी हर चीज़ की, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो हम एनर्जी ले रहे हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, अगर हम ये कहें कि साइंटिफिक है, तब भी उसकी कुछ तो एनर्जी है। तो अगर उसके ऊपर कोई ग्रहण लगा हुआ है तो उसकी ऑफकोर्स बैड एनर्जी ही होगी, एक बैड वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। और जब वो नॉर्मल नहीं है तो वो अपनी एनर्जी नहीं दे रहा है, एनर्जी वहाँ पे बंद है। तो अगर हम टैरो से देखें कि क्या रहेगा, और मैं लकी नंबर भी बताऊंगी, लकी कलर बताऊंगी, ताकि आप वो लकी कलर अपने पास रखेंगे सारे राशि वाले, तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। आप बाहर जाके देखना चाहते हैं, आप देखिए, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपको बहुत जरूरी है, अपने ऑरा को। तो सबसे पहला जो हम एरीज के लिए देख रहे हैं, काम से जुड़ी परेशानियां जो है आपकी वो दूर होंगी। और जो एंजल मैसेज आया है वो यही है कि भविष्य में आपका जो काम है वो बढ़ेगा, और बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें। और आपके लिए लकी कलर रहेगा पर्पल, तो पर्पल कलर अपने साथ रखिए पूरा मॉर्निंग तक, जब तक ग्रहण खत्म नहीं होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, टॉरस की।
टॉरस के लिए जो एंजल कार्ड्स कह रहे हैं वो यही है कि पैसों के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली इट्स पॉजिटिव आपके लिए, और कुछ ना कुछ काम पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा रहेगा कि आप बाकी काम छोड़ देंगे बट काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, और कुछ नए आइडियाज़ आएंगे। जो नए आइडियाज़ होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो आपने आज कलर यूज़ करना है येलो, ये कलर आप अपने साथ रख सकते हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा समय। अब परेशानी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर हो सकती है, परेशानी मतलब जस्ट टेंशन, स्ट्रेस। तो आपको अपने साथ यूज़ करना है वाइट कलर, और आप ट्रैवलिंग करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे, और डिप्रेशन हो सकता है तो इसलिए आप वाइट कलर अपने पास रखेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी। ये सारा साइंटिफिक ही है, एनर्जी के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो एनर्जी जब भी हम अपने साथ रखते हैं, कुछ भी अच्छा रखते हैं, भगवान की फोटो रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। बात करते हैं कैंसर की। इसके लिए आपको क्या करना है, आज अपने साथ रेड कलर रखना है। रेड कलर में आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई हैंकी रख सकते हैं, कोई उस कलर की स्टैचू रख सकते हैं, जो भी आप कोई कुछ भी चीज़ आप पहन सकते हैं, आप खा सकते हैं उस कलर से। तो आपने क्या करना है, आज आप नया काम कुछ शुरू करना चाहें तो आप वो अब फॉरवर्ड कुछ डेज में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाह रहा है तो वो खरीद सकते हैं, और कोई भी पार्टनरशिप वाले काम में है या पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और रेड कलर अपने पास रखिए, तो जो ये इफेक्ट है, जो भी आपकी राशि पे अगर कोई बैड इफेक्ट भी आ रहा है तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, लियो के लिए। लियो के लिए जो कार्ड है वो ये कहता है कि आपको ग्रीन कलर अपने साथ रखना है। ग्रीन कलर हीलिंग का है, आपको हीलिंग पावर्स मिलेंगी, हीलिंग एनर्जीज रहेंगी आपके साथ, और आप जो भी लग्जरी रिलेटेड चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। अगर कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है या घर लेना चाह रहा है, और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा होने के उसमें आसार हैं। अच्छा समय आएगा, बट आप किसी से आर्गुमेंट्स मत कीजिए, बहस मत कीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। आपने ग्रीन कलर अपने साथ रखना है। बात करते हैं कन्या राशि की, वर्गो की। आप कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं दूसरी जगह पे, या कोई घर लेना चाह रहे हैं, शिफ्टिंग के कुछ आसार दिख रहे हैं। और आप अगर बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के भी योग हैं। आपकी जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आपको येलो कलर यूज करना है। येलो कलर अपने साथ रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जीज आपके ऑरा में मेंटेन रहेंगी। बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा के लिए थोड़ी सी परेशानी है काम में। आप जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं करें इस वक्त, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी वही है, आप लकी कलर अपना साथ में रखिए, पिंक कलर रखिए तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड आपको कुछ परेशानी हो सकती है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसी को पैसे मत दीजिए या कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करिए अभी, और आप किसी से भी आर्गुमेंट्स मत करिए। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। कलर यूज करना है आपको ग्रीन। अब बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की। आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलने के योग हैं। अगर कहीं पैसे दिए हैं आपने किसी को तो वो वापस मिल सकते हैं। अगर आप कहीं से लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन भी आपका सैंक्शन हो सकता है, और आपका जो भी रुका हुआ पैसा है वो आएगा। घर में खुशी का माहौल होगा। कलर यूज करना है आपने गोल्डन। आप कोई भी गोल्डन कलर की चीज अपने आसपास रख सकते हैं मॉर्निंग तक। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आप अपनी थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और जो भी आपका टाइम है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, और कलर साथ में रखिए ब्लू। इस कलर की आप ड्रेस पहन सकते हैं, आप पिलो ले सकते हैं, आप बेडशीट यूज कर सकते हैं आज पूरा दिन। बात करते हैं कुंभ राशि की, एक्वेरियस की। नौकरी में तरक्की मिल सकती है। जो लोग वेट कर रहे हैं प्रमोशन की, उनको प्रमोशन आने के चांसेस हैं, और शादी के योग बन रहे हैं। जो लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं मैरिज रिलेटेड, उनका अच्छा समय आने वाला है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, और कलर आप यूज कीजिए आज सुबह तक ब्राउन कलर। अब बात करते हैं पाइसेस की। पैसों को लेके समय बहुत अच्छा है आपका। आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं किसी को आप देना चाह रहे हैं पैसे, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। अपनी पुरानी बातों को याद मत कीजिए, आगे बढ़िए। पास्ट मेमोरीज की तरफ मत रहिए, वो एक नेगेटिविटी लेकर आएगा आपके ऑरा में। पास्ट मेमोरीज को अपने माइंड से हटा दीजिए। अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए, और कोई भी अच्छी खबर आप जिसकी वेट कर रहे थे वो आने वाली है रिलेटेड टू योर जॉब और करियर। कलर यूज करना है आपको व्हाइट। तो चंद्र ग्रहण को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं,
और उन मान्यताओं को लेकर हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष अगर इस खगोलीय घटना में अलग अलग राशियों के लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों की गणना कर रहा है तो धर्म में चंद्रग्रहण के दौरान कई गतिविधियों पर पाबंदी बताई जाती है। लेकिन न्यूज़ नेशन आपको एक बार फिर से बता दे कि हमारा मकसद कतई भी अंधविश्वास फैलाना नहीं है, या फिर हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको इन पाबंदियों को अपनाना है। ये सिर्फ आस्था और धर्म के लिहाज से जो मान्यताएं चली आ रही हैं वो हैं, और विज्ञान के जो तर्क हैं उनके मुताबिक इसका आपके जीवन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है जिसकी खूबसूरती देखिए, जिसे समझिए और आगे बढ़िए। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलते हैं पिनाज, क्योंकि आज आधी रात में ग्रहण है और ये ग्रहण बहुत अद्भुत दिखने वाला है और इस ग्रहण को लेकर तमाम तरह की आशंकाओं से लोग भरे हुए हैं। गौर रजा हमारे साथ वैज्ञानिक हैं कि हम बार बार उनसे बात कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आज की रात अगर चंद्रग्रहण के दौरान लोग खुली आंखों से चंद्रग्रहण को देखते हैं तो क्यों परेशानी होगी, क्या परेशानी होगी। गौर साहब एक बात और बता दीजिएगा कि ब्लड मून को लेकर काफी लोगों के मन में डर है कि भाई क्या चांद में खून उतर आएगा, जबकि वो सिर्फ लालिमा लिए होगा। तो ये ब्लड मून क्या होता है और कैसे वाकई में डरना चाहिए? कैसे कोई ऐसी रेज आएंगी जिससे कोई अगर इसे देखेगा तो खतरा होगा उसकी सेहत को? गौर के पास चलेंगे, लेकिन गौतम जी एक चीज बताइए कि आज चंद्रमा को क्योंकि माना जाता है कि मन मस्तिष्क में शांति के लिए चंद्रमा हम लोग आप ज्योतिष में धारण भी करवाते हैं हम जैसे लोगों को, लेकिन क्या आज चंद्रग्रहण के दौरान इसका सिर्फ और सिर्फ विपरीत प्रभाव ही पड़ेगा, कुछ अच्छा प्रभाव नहीं होगा? देखिए साहब, इसको तो मैं साधारण शब्दों में समझाता हूँ। जैसे ही फुल मून आता है तो आप देखेंगे कि चाहे जहाँ भी कोस्टल एरियाज होते हैं वो हाई टाइड की वार्निंग दी जाती है, लेकिन आप इस जगह के ऊपर एक गिलास में पानी भर के रख दीजिए, उसमें एक बूंद भी फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि समुद्र के पानी में लवण होता है और वही लवण जो है वो हमारे जो शरीर है, मानव शरीर है, उसके अंदर भी 70 से 75% जो है ब्लड में वही लवण होता है, वही साल्ट होता है। कारण ये है कि जो चीज़ इतने बड़े समुद्र के ऊपर प्रभावित डाल के हाई टाइड ला सकती है, क्या वो मानव शरीर को प्रभावित नहीं करेगी? क्या हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारे फैसले लेने की जो क्षमता है उसको प्रभावित नहीं करेगी? किसी भी चीज को नकारना सबसे सरल चीज होती है कि उसको नकार देना। मेरी आपकी क्षमता बदल जाएगी क्या? देखिए बात यह है कि मैं हमारे अर्ध कायम महावीर, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे और मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा? नहीं, देखिए क्षमता की जहां तक बात है, आप चलिए नदी किनारे चलिए, आप और मैं दोनों चलते हैं, आप अपने कैमरे को ले चलिए, देखिए क्या परिणाम आता है। आप देखिएगा उस ब्लड मून की तरफ देखिएगा, फिर अपनी क्षमता का भी एनालिसिस कर लीजिएगा। और मैं तो शास्त्र को कोट कर रहा हूं, शास्त्र को तो कोई भी नहीं नकार सकता, गौर साहब भी नहीं। शास्त्र कहता है अर्ध कायम महावीर्यम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम, यानी कि राहु और केतु की युति के कारण ही ग्रहण लगता है। राहु केतु को आर्यभट्ट से ने जिन ग्रंथों का अध्ययन किया वो 5000 साल पहले लिखे हुए थे। आर्यभट्ट जो थे एक एस्ट्रोनॉट थे। एस्ट्रोनॉट थे। आप मानेंगे आर्यभट्ट को एस्ट्रोनॉट, और जब आपका मन करेगा आप आर्यभट्ट को मान लेंगे एस्ट्रोलॉजर। एचएस रावत जी तो कह रहे थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर थे। अब उन्होंने कहा नकारा, वो गौर साहब दिखा तो दें कि उन्होंने राहु केतु को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा जब अपनी अपनी कक्षा के अंदर घूमते हुए एक दूसरे के कटाने बिंदु पर आते हैं तो एक को राहु और एक को केतु कहा गया। क्या अभी जो आपने विजुअल चलाया था, आप ही ने विजुअल चलाया था ना कि वो जब समुद्र मंथन होने के बाद उसमें से समुद्र निकला। ये मान्यता है, ये तो कहा था कि हम इसका पुष्टि करते हैं। नहीं, आपकी मान्यता, विद्या प्रकाश जी, पिनाज जी, मेरी मान्यता क्यों छीन रहे हो? यही तो भाव हो रहा है। लेकिन मेरा काम है मान्यता और तर्क दोनों अपने दर्शकों के सम्मुख रखना, ताकि वो अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सके। जनता सब जानती है, समझदार है, हमारा काम है उनके पास दोनों चीजों को रिपोर्ट कर देना। हम वो कर रहे हैं ससम्मान। एचएस रावत जी अरविंद, बेसिकली ग्रह आते ही हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु ग्रह में नहीं आता। यह बेसिकली छाया ग्रह है और राहु केतु की न तो कोई अपनी आइडिया होती है, न कोई कॉन्सेप्ट होता है। वो जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह की आइडिया को, उसी कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट करता है और उसको लेकिन विज्ञान में ये बच्चे जवाब ना लिखते हैं, और जिस ग्रह में होता है, जिस राशि में होता है, उसी राशि के फल को अडॉप्ट करता है, उसी को बताता है। लेकिन कहते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु,
केतु मंगल की तरह फल देता है और शनि राहु की तरह फल देता है। ये दोनों छाया ग्रह बेसिकली ग्रह तो देखिए मेरे सम्मानीय दोस्त, 10 सेकंड ले लूं। अगर राहु केतु नहीं होते तो ज्योतिष शास्त्र में बता दे राहु और केतु की दशा क्यों होती है, ये बताएं। मुझे इतना पता है, थोड़ा सा मैं एजुकेट अगर ये दोनों नहीं होते तो अगर राहु केतु नहीं होते तो ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु की दशा क्यों होती है, ये विषय यूजीसी के अंदर पढ़ाया जाता है। पिनाक जी, ये भी मैं बता दूं, यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे संपूर्णानंद लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ हो, आप कह रहे हैं राहु केतु नहीं होते तो उनकी दशा क्यों होती है। और अजय जी, आप दोनों अपने बीच शास्त्रार्थ कर सकते हैं, उससे भी कुछ नया निकल कर आएगा। लेकिन इस बीच एचएस रावत जी हम लोगों को बता दें कि राशिवार क्या कुछ परिणाम जो हैं वो होंगे इस ग्रहण के, सदी के सबसे बड़े ग्रहण के। रावत साहब, देखिए, मैं सभी को बताना चाहता हूं, वैसे तो यहाँ हमारे साथी ने बता दिया और टैरो की दोनों मास्टरों ने यहाँ पर बता दिया है। और फिर अगर गौर रजा साहब सुन रहे होंगे तो बोलेंगे देखिए चारों का अलग अलग हो गया, और फिर पिनाक जी भी हमें यही बोलेंगे चारों का अलग अलग हो गया। लेकिन सच ये है कि जब सूर्य या चंद्रमा की किरणें, इन्होंने गौर साहब ने कहा कि भाई सूर्य की किरणें और इन ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, अगर सूर्य आज बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये बात तो ठीक है ना। देखिए रावत साहब, और चंद्रमा का प्रभाव, राशिफल बता दीजिए। आज ग्रहण के हिसाब से, वही मैं उसी पे बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले लोगों को समझाना जरूरी है कि राशि फल कैसे इफेक्ट डालता है। अपनी बात कहते हैं। अरे विद्यानाथ जी, बोलने दो ना, कोई आदमी दो काम की बात कोई सुन लेगा, टीवी देख रहे हैं, कोई काम की बात सुन लेगा, कोई आदमी आप बोलने नहीं देते। एक तो अरविंद जी की बात माने या टैरो कार्ड रीडर्स जो हमारे साथ हैं उनकी बात माने। आप जरा आप बता दीजिए। आप ना दही और लस्सी बना दीजिए। मैं किसी को ये समझाना चाह रहा था, मुझे गौर रजा साहब को समझाना चाह रहा था, रजा साहब कैसे ये हमारे मन को प्रभाव डालता है, मैं वो बताता हूं। जब चंद्रमा अगर पीड़ित होगा, चंद्रमा अगर रोशनी हमें नहीं दे पाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर्स होते हैं वो डिप्रेस होते हैं कहीं ना कहीं, तो और उसी वजह से हर राशि के ऊपर इसका इफेक्ट अलग अलग आ जाता है। क्या इफेक्ट होगा आप ये बता दीजिए, क्योंकि दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वही मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पता है, मैं तो आया था डिबेट करने के लिए, अब आपने राशि की बात कर दी तो मैं बता देता हूँ। मेष राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी उच्च का होकर के बैठा हुआ है और केतु के साथ है, और केतु के साथ है, और साथ में वहां पर मकर राशि के अंदर चंद्रमा की भी युति है, यानी ये आपकी राशि से कर्म भाव पर युति है, और यहाँ चंद्रमा डिप्रेस हो रहा है। तो मेष राशि के कर्म भाव पर बॉस का आता है, इसलिए अपने बॉस के साथ मत बिगाड़ना, प्यार से रहने की जरूरत है। इसका दूसरा प्रभाव चौथे भाव पर आता है, जो चौथा भाव माँ का है, वहां सूर्य राहु और बुध की युति है। चौथे भाव में बुध और सूर्य की युति और राहु के साथ आना मति भ्रमित, यानी आपको तनाव हो सकता है, टेंशन हो सकती है, आपको एपिलेप्सी हो सकती है। इससे बचाव करने की जरूरत है। इसको मजबूत करने के लिए आपको एक मोती पहन के रखना है, सफेद कपड़े इस ग्रहण के टाइम पर पहन के रखने हैं। वृष राशि की बात करता हूं, ये जो राशि है इसका जो आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है वो आपके भाग्य स्थान पर आ रहा है, आपके धर्म स्थान पर आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं धर्म को मानूं या ना मानूं, और इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो आपके तीसरे भाव के अंदर है। तो तीसरा भाव होता है आपके छोटे भाई बहन का, तो उनको इफेक्ट रहेगा, इसलिए छोटे भाई और आपको एक साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज होने के कारण आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं, राशि का स्वामी आपका बुध, और ये जो ग्रहण है ये अष्टम भाव में मिथुन राशि से बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा डिप्रेशन, मति भ्रमित होना, टेंशन रहना, तनाव रहना। जैसे कि अभी गौहर रजा साहब हमें बता नहीं पाए कि चंद्रमा कौन सी किरण भेजता है, क्योंकि उसका प्रभाव इनके ऊपर पूरा आ चुका है। कर्क राशि की बात करता हूं तो कर्क राशि के ऊपर इस समय कालसर्प योग का प्रभाव है, और आपकी राशि के अंदर सूर्य और राहु और बुध की युति है, और आपके पत्नी के स्थान पर इस समय पर यह ग्रहण है। इसलिए अगर आपकी पत्नी गर्भवती है तो उनको मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई रखना चाहिए, जिससे कि जो लो मून की रेडिएशन किरणें हैं, अगर गर्भवती महिला सोना चाहे तो सोना चाहेंगी तो बच्चा भी सो जाएगा, और बच्चा सो जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर जो प्रॉपर किरणें आनी चाहिए वो नहीं आ पाएंगी, और बच्चे पे ग्रहण गहीला होने का एक लग सकता है। अगर मुर्गी अंडे को हीट न दे, एक मिनट सुन लो, मुर्गी अंडे को हीट न दे तो चूजा खराब हो जाता है, कमजोर होता है। अगर पूरी हीट देगी तो चूजा तंदुरुस्त होगा। अगर मां बैठी रहेगी, मंत्र जाप करती रहेगी, बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई रखेगी, तो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा एनर्जी और ज्यादा काम और बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है।
वो खाने पीने से कर सकती है। नहीं, खाने पीने के लिए भी क्या होगा, तुलसी के पत्ते डाल के रखें, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, उससे डॉक्टर की सलाह से भी कर सकते हैं ना। जो माइक्रो जो जीव पैदा हो जाते हैं। देखिए रावत साहब, जमाना बदल गया है। आज बच्चे जो हैं घरों में मिडवाइफ्स नहीं पैदा कराती हैं, या घर के बड़े बूढ़े नहीं होते हैं, अस्पताल जाते हैं। सभी के परिवारों में ऐसा ही होता है। गांवों के अंदर 80% लोग अभी गांवों में होता है, 80% लोग पिनाजी गांवों में रहते हैं। आपको गर्व है मतलब उस पर, है ना? तो उनको प्रॉब्लम होती है और वहां इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। बहुत बहुत बढ़िया। हम ऐसी किसी भी बात का यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अगर आप इस बात को कह दीजिए कि ज्योतिष का कोई प्रभाव नहीं है और गौर रजा ने जो बोला है वो ठीक बोला है। आप ये बोल दीजिए। मैं आपकी बातों का सम्मान करती हूँ, लेकिन यहाँ पर न्यूज नेशन किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता है। किसी भी तरह से हम आपको बता रहे हैं, आपका अपना मत है। अगर आप इन बातों को मानना चाहते हैं, या आपका अपना निजी मत है। निजी क्यों? हमने बैठा रखा, हम अपनी बात को अपने शास्त्र के अनुरूप बोल रहे हैं। क्या हम अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्या यहाँ पर? नहीं, मैं अपनी बात को बोलूं तो चैनल का कोई मतलब नहीं है। गौर रजा इस बात को बोल दे, विज्ञान का कोई रावत साहब शांत, तो ये तरीका हो गया। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। क्या वन साइडेड आप बात रखेंगे? आप पहले आगे की राशि बता दीजिए, क्योंकि लोग जो राशि का जो राशिफल का जरूर इंतजार पर गौर साहब हंस रहे थे, तो उनकी बात को भी सम्मान देना है ना। 13वीं राशि पहले राशि बता दीजिए। अभी हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य राहु के साथ है, इसलिए आप अगर हार्ट के पेशेंट हैं तो ध्यान रखें, मंत्र जाप करते रहिए राहु और केतु का। और जब ग्रहण का पर्व समाप्त हो जाए, ग्रहण समाप्त हो जाए, तो आपको सतनाजा और राहु केतु के अगर आप दान करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर जो बैक्टीरिया आ चुके हैं वो धुल जाएंगे। गंगा स्नान करना चाहिए, और अगर आप अपने पानी के अंदर जिससे स्नान करते हैं उसमें गंगा जल डाल के रखते हैं, आप कनेर के फूल डाल के रखते हैं, तो आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के ऊपर शनि की ढैया है, और आपकी राशि का स्वामी इस समय पर लाभ स्थान के अंदर है, तो आपकी पोजीशन ठीक है। आप हरे रंग के कपड़े पहन करके इस ग्रहण का आनंद ले सकते हैं। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अंदर बृहस्पति विराजमान है, इसलिए आपको तनाव की जरूरत नहीं है। पीले कपड़े पहन करके अगर आप मंत्र जाप करते हैं राहु केतु का, तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट कम रहने वाला है। आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि का स्वामी मंगल स्वयं केतु के साथ ग्रहण में, और वहीं पर चंद्रमा है, और आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम फेस है, इसलिए आप लाल कपड़े पहनिए। कम से कम आपके ऊपर ये राहु केतु और मून का प्रभाव कम आएगा, और आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहेगा। धनु राशि की बात करता हूं। धनु राशि के ऊपर इस समय पीक आवर में शनि की 7.5 है, और वो शनि आपका जो आपको तकलीफ दे रहा है, और साथ में आपका सूर्य और आपका राहु केतु से इस समय ग्रसित है, इसलिए आपको पुखराज एक पहन सकते हैं। आप जब स्नान करोगे तो स्नान के अंदर हल्दी डाल सकते हैं, पीले कनेर के फूल डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, उससे आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। मकर राशि के ऊपर ये ग्रहण है। मकर राशि वालों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स आएगी, उनको टेंशन से छोटी छोटी बातों पे क्रोध आएगा, इसलिए उसको कंट्रोल करने की आपको जरूरत है। और वो आपके सिर के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, और आपके सप्तम भाव पर सूर्य राहु और बुध का प्रभाव है, इसलिए पत्नी के स्वास्थ्य और अपने स्वास्थ्य को साथ रखना, ध्यान रखना है, और अगले 1 महीने तक दोनों को एक साथ यात्राएं कम करनी है। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है, आप लाभ ले सकते हैं, अपना काम कोई कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ तकलीफ रहेगी, जो गर्भवती महिलाएं, उनके पंचम भाव पर यह ग्रहण का प्रभाव आ रहा है, इसलिए उनको खास ध्यान रखना होगा। पीले कपड़े पहन के रखें, मंत्रों का जाप करते रहें, राहु केतु का दान करें, और कम बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये 12 राशियों पर इसका साइंटिफिक इफेक्ट रहने वाला है। चलिए, ये ज्योतिष का जो मानना था वो एच.एस. रावत जी ने अपनी ज्योतिषी गणना से ये तमाम जानकारियां दी। और हमारे साथ नरेंद्र आनंद सरस्वती धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र आनंद सरस्वती जी, आप आज के ग्रहण को कैसे देख रहे हैं और लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? नरेंद्र आनंद सरस्वती जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? नरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैं जानना चाहूंगी, जिन लोगों को अपनी राशि का ज्ञान नहीं है, वो इस ग्रहण के प्रभाव को अगर कम करना चाहते हैं और अपने लिए लाभदायक बनाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं वो? उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लग रहा है। के काल में जी बोलिए। कुश, तुलसी और
मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो मंत्रों से ग्रह नक्षत्र सूर्य और चंद्र राहु या केतु 9 ग्रहों की गति को परिवर्तित किया जा सकता है और सदैव ग्रह नक्षत्रों को मंत्रों के माध्यम से जब जब आवश्यकता हुई है परिवर्तन किया है। ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये सूर्य और ग्रहण पर आक्षेप प्रश्नोत्तर उठाते हैं जी, वो उनकी अज्ञानता का परिचायक है। वो कहते हैं हमारे विज्ञान के किताबों पर लिखा है, तो यहाँ भी हमारे जो ज्योतिषीय ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इसका प्रमाण है, निरूपण है। और आज से नहीं, 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ प्राचीन से चला आ रहा है और जिसका वर्णन हमारे यहाँ पुराणों में है, वेदों में है और जिसका निरूपण समय समय पर जो ज्योतिषी गणना के आधार पर जिसका निरूपण किया गया वो अक्षर से सच निकला है। गणित में पल निमेष घटी का भी अंतर होता है, उसके अनुसार अगर गणित तो होती है। ये विश्व पटल पर अशांति का बिल्कुल असर पड़ता है, विज्ञान भले ही उसे न माने। इस बीच अजय गौतम जी, आप एक मंत्र बता रहे थे, पंडित अजय गौतम, के जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता, अगर फिर भी वो चाहते हैं कि ग्रहण उनके लिए सकारात्मक रहे, तो क्या मंत्र है वो? देखिए, मंत्र बहुत वो है कि फुम फुम फुल्लारविंदम वसति फणपति जार्यते यस्य कंठे डिन डिन डिन्नाति डिन्नम कलयति डमरुम यस्मे पाणौ प्रकल्पाम तिक तिक तिंधा धीगते गिरगिरियते व्योमिन वाग्भी कल्पान्ते तांडवोयम सकल भयहरो भैरवो सनपायात। किसी भी तरीके का भय क्यों ना हो, आप इस मंत्र को मन में पढ़ें, स्वर से पढ़ें। ये हमारे विश्वकर्मा प्रकाश के अंदर दिया गया मंत्र है, जिसके अंदर ग्रहण के मौके पर अगर कोई भी किसी प्रकार का भय हो तो इस मंत्र को पढ़ने से सभी भय दूर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण चंद्रमा को बल मिलता है। मंत्र बताया, जिन्हें आस्था है वो इस मंत्र से बल और शक्ति हासिल करें। लेकिन गौहर रजा साहब, ये ब्लड मून, इस ब्लड मून को लेकर जो तमाम डर आसपास इकट्ठा किया जा रहा है, जरा विज्ञान की नज़र से बताइए कि ब्लड मून है क्या, क्या होता है और क्या इससे कोई ऐसी खतरनाक रेज निकलेंगी कि मुझे खुले में जाकर इस ब्लड मून के दीदार नहीं करने चाहिए? इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, ब्लड मून के ऊपर हम बाद में आएंगे, उससे पहले मैं आपकी चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें कही गई हैं इनमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाइए, अगर आसमान खुला है देखिए, खुश होइए और विज्ञान के अंदर डूब करके जानने की कोशिश कीजिए कि हमारा मून, हमारी धरती, मार्स और जिस तरह से हमारा सूरज बना है और हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, उसके बारे में ज्यादा से आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। और अगर इसी को ही सुन रहे हैं रजा साहब, तो मेरी बात के जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा और इनमें से कई लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे अभी मेरी बात, ताकि आप तक ना बोलिए। नहीं, आप मेरी दो बातें उनका जवाब दे दीजिए, मुझे फिर जाना है। पहली बात ये बता दीजिए, ओजोन परत पर ओजोन की बात बाद में कर लूंगी, जरा मैं समझ लूं ब्लड मून क्या है। नहीं, आप गौहर रजा साहब, आप जरा विज्ञान के तर्क से बता दीजिए कि ब्लड मून क्या है। आप अपनी बात पूरी करें, इनको पूरा मौका मिला था अपनी बात रखने का, अपना ज्ञान देने का। मैं विज्ञान के तर्क से बताता हूं कि ब्लड मून, मैं ये बताना चाहता हूं सारे बच्चों को और बड़े जो आपका चैनल देख रहे हैं इस वक्त, कि ये एक भूगोलीय घटना है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है और जब सूर्य ग्रहण होता है तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, और वो फर्क इसलिए होता है कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल का कक्ष है, जबकि चांद के चारों आपने अभी रेड मून का नहीं बताया। और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दो, जब ये ग्रहण होता है उस समय पर चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर खामोश होंगे तो कुछ बता पाऊंगा। अरे सर, अगर हर बार आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चिल्ला नहीं रहा, आप एक वैज्ञानिक है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मुझे ये बता दो, जो सूर्य की किरण देंगे तब ना, वो चंद्रमा कौन सी किरण देता है पूर्णिमा के दिन? आपको मैं कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी हैं। बता दीजिए।
पब्लिक को बता दो। मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता, मैं कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और आप खुद बहुत ज्ञानी हैं। मैं नहीं हूँ ज्ञानी। हाँ, पब्लिक को मैं जरूर बताना चाहता हूँ। जब आप खंडन कर रहे हैं कि सब बेकार के रेड मून के बारे में नहीं बताया, तो दे दीजिए। रेड मून के बारे में नहीं बताया, और मैं पूछ रहा हूँ मून जो है कौन सी रेज रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी को, वो बता दीजिए आप। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आप बीच में कूद रहे हैं। तो आप वो लंबी क्यों खींच रहे हैं इतना राशियों की तरफ? ठीक है, सुन लीजिए। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप खंडन कर रहे हैं तो उसी दृष्टिकोण से बता भी दीजिए जनता को। किसी भी विद्वान ने अगर कोई उपाय बताए हैं तो उसको करने की आवश्यकता खंडन करिए या तो फिर उसको बताइए क्या है। गौहर रजा साहब जो है वो वरिष्ठ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए वो धार्मिक कार्यों ये विज्ञान कोई भी बात मानने की रिलीजियस राइट ना छीने ना। अगर कोई कहता मुझे गंगा जल में खड़ा होकर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना चाहिए तो गौहर साहब किस अथॉरिटी से कह रहे नहीं करना चाहिए? ये कौन अथॉरिटी आप कह रहे हैं कि करना चाहिए? नहीं, उसका वैज्ञानिक आधार बताओ, उनका वैज्ञानिक आधार बताओ। वैज्ञानिक है तो विज्ञान के कस्टोडियन, अगर आप वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक आधार बताइए। विज्ञान की बात करो ना, आप अपने विज्ञान की बात करो, दूसरे के धर्म की निंदा क्यों करते हो? क्या है आपका विज्ञान? गौहर साहब, दूसरे के धर्म की निंदा करने का अधिकार तो किसी एजेंसी ने नहीं दिया आपको। ये मत करिए, वो मत करिए, तो वैज्ञानिक आधार क्या है वो मत करो, आपकी कहानी सुनते रहो। चलिए, अब गौहर साहब आपसे जो सवाल पूछे गए आप उनका जवाब दे दीजिए। इनको जी, मेरा ये मानना है कि जो कुछ अभी बताया गया है, चाहे टैरो कार्ड बताया गया हो या फिर वो एस्ट्रोलॉजी बताई गई हो, वो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये दुकानों से जरूर लेना देना है, कुछ किताबें निकाल के कुछ चीजें याद करके उसको इस तरह से बताना कि लोग डर जाएं और उनके ऊपर आफत आने जा रही है और परेशानी। गौहर साहब देखिए, सुनिए ना, आप विज्ञान के तर्कों का हम सम्मान करते हैं, तो हमें लोगों की आस्था का भी उतना ही सम्मान करना होगा। ये लोगों की आस्था थी ज्योतिष में और इन तमाम उपायों में लोगों की आस्था है, तो उसका सम्मान करते हैं। आप अपना तर्क दीजिए, आप किसी की आस्था को हानि ना पहुंचाए, अपना तर्क दीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सम्मान है। मार्गदर्शन कर रहा है, आप भी मार्गदर्शन करिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। के मस्तिष्क पर लग चुका है। ठीक नहीं, पर्सनल नहीं है, एक पर्सनल नहीं कह रहा सर, मैं तो ग्रहण का जो शास्त्रों में ग्रहण का प्रभाव बताया, गौहर रजा जी की मकर राशि है ना, मकर राशि पे ग्रहण लगा है। चलिए, अभी तो आपके ऊपर सबसे ऐसा मत करिए आज। चलिए देखिए, न्यूज़ नेशन ने दोनों चीजें आपके सम्मुख रखी हैं। आस्था और विज्ञान हिंदुस्तान में साथ साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ मौजूद रहते हैं, और उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की हमारी इस शो में भी कोशिश रही, जहां हमने आस्था के लिहाज से क्या जरूरी है वो बताया और विज्ञान के तर्क भी आपके सामने रखे। आप विवेकशील हैं, अपना फैसला खुद करें। तो अभी रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थकता।